मूवी की शुरुआत में हम यहाँ पर प्रिंसेस कीरा को देखते हैं जो कि कई सारे सोल्जर्स के साथ में फाइट कर रही होती है क्योंकि यहाँ पर वो सभी के सभी एनिमी के लोग थे और वो प्रिंसेस कीरा पर अटैक कर रहे होते। लेकिन वो बड़ी बहादुरी के साथ उन सभी का सामना करती है। साथ ही साथ यहाँ पर कीरा के साथ में उसका हस्बैंड होता है। फिर वो दोनों वहां से अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वापस से कई सारे सोल्जर्स होते हैं जो उन्हें आपस में घेर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम कीरा के भाई को देखते हैं जिसका नाम सी होता है। एंड यहाँ पर कीरा से पूछने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे मारना चाहते हो। यहाँ पर उसका भाई जी उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारे होते हुए ये डैड डायनेस्टी मेरे हवाले कर देंगे। यहाँ तक कि कीरा का हस्बैंड भी उसे कहने लगता है कि देखो तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें पता है यहाँ की प्रजा के लिए कीरा ने क्या कुछ नहीं किया है और तुम्हारी भी तो इतनी मदद की है उसने पास के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और तुम उन लोगों को क्या जवाब दोगे। जी यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, लेकिन ये डायनेस्टी अगर किसी के नाम पर होगी तो मेरे नाम पर होगी और यहाँ का राजा मैं बनूंगा। इसके लिए किसी एक का तो मन नहीं होगा। और यहाँ पर वो अपने सोल्जर्स को अटैक करने के लिए कह देता है और तो यहाँ पे वो सोल्जर्स एरो को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कीरा का हस्बैंड बीच में आ जाता है जहाँ पर वो एरोस उसे लग जाते हैं और वो अपनी जान को बैठता है। जी यहाँ पर फिर भी हार नहीं मानता। वो कहने लगता है कि जिस हस्बैंड ने तुम्हारा सातों जन्मों तक साथ देने का वादा किया था अब तो वो नहीं रहा, लेकिन हाँ वो हस्बैंड होने का फर्ज जरूर निभा कर गया है। कीरा उसे कह रहे थे कि तुम मेरी जान लेना चाहते थे ना, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और कीरा भी यहाँ पर एक बड़ा सा तलवार उठाकर खुद की जान दे देती है ताकि अगर नेक्स्ट लाइफ में वो वापस से बॉर्न हुई तो फिर वो वापस से अपने हस्बैंड के साथ ही मिलेगी और उसके साथ शादी करेगी और इस बार उसे अच्छे से ट्रीट देगी। लेकिन यहाँ पर हम अचानक से एकदम फ्यूचर में आ जाते हैं जहाँ पर कीरा की नींद खुलती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आगे चल क्या रहा है। उससे तो अपनी जान दे दी थी लेकिन वो मरी ही नहीं है और अभी जिस जगह पर वो उठी है उसे वो जगह जारी पहचानी सी भी नहीं लग रही है। उसे लग रहा होता है कि अभी वो शायद से अपने पैलेस में है, लेकिन ये जगह उसके लिए बड़ी अनजान थी। इतनी में यहाँ पर हम सामने से मिस्टर गू को आते हुए देखते हैं। कीरा उन्हें देखते ही अपना हस्बैंड बुलाने लगती है, लेकिन मिस्टर गू का मूड जो है वो बहुत खराब होता है और वो कीरा पर गुस्सा करके कहने लगते हैं कि रैनन तुम्हें क्या लगता है तुम पागल होने का नाटक करोगी और हम से किसी को सच्चाई पता नहीं चलेगी। कीरा को यहाँ समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे रैनन क्यों बुला रहा है, तो वो उसे कहने लगती है कि तुम जो बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर गो उसे कह रहे थे कि हाँ कर लो जितना नाटक करना है कर लो। फिर यहाँ पर तो वो उसे डाइवोर्स पेपर्स तक दे देते हैं। कीरा यानी कि रैनन यहाँ पर डिवोर्स एग्रीमेंट जिक्र करने लगती है कि डिवोर्स आखिर मैं तुम्हें की डिवोर्स दूं। फिर यहाँ पर मिस्टर को भी कुछ समझ नहीं आता क्योंकि रैनन यहाँ पर उसे हस्बैंड बुला रही होती है, तो वो डॉक्टर से कहते हैं जरा इसे चेक तो करना ये सचमुच पागल तो नहीं हो गई क्योंकि ये मुझे हस्बैंड बुला रही है। डॉक्टर यहाँ पर उसे चेक करने जाते तो है लेकिन रैनन उसे अपने आप से दूर कर देती है एंड कहती है कि मुझे ऐसे भी कोई टच नहीं कर सकता क्योंकि मैं थेसंग डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ। यहाँ पर डॉक्टर कहने लगते हैं कि मैडम आप ये क्या कह रही हो, लगता है आपने टाइम ट्रेवल वाले कुछ ज्यादा ही ड्रामास देख लिए जो आप हिस्टोरिकल जमाने में पहुंच गई हो। यहाँ पर मिस्टर गो गुस्से में आकर डॉक्टर से कहते हैं कि देखो कुछ भी हो अगर ये बीमार है तो इसे ठीक करो और इसे ट्रीट करो और जल्द से जल्द इस डिवोर्स पेपर्स पर इसका साइन ले लो। इतना बोलकर यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है। यहाँ पर रैनन उसके पीछे जाती तो है लेकिन डॉक्टर उसे रोक देते हैं और उसका चेकअप करने के लिए कहते हैं, लेकिन रैनन तो यहाँ पर उन्हें ही धक्का मारकर नीचे चली जाती है जहाँ पर वो उस बड़े से घर को देखती है। हालांकि इसका पैलेस भी उतना ही बड़ा होता है लेकिन यहाँ की जो चीजें हैं यानी कि एसेट्स वो बिल्कुल एकदम मॉडर्नाइज होती है। तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हीरे जवाहरात ऊपर क्यों टंगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वो एक वाइन की बोतल को भी देखती है लेकिन मेड उस बोतल को उसके हाथों से ले लेती है एंड कहते कि समझ नहीं आता ऐसी भी कोई चीजें नहीं छुआ करते, अगर गिर जाता तो। रनर उन्हें कुछ बिना बोले सोफा पे बैठ जाती है तो मेड आपस में इशारा करने लगता है एंड यहाँ पर वो दोनों मिलकर रनर को तंग करने लगते हैं। रैनन मन में सोचने लगती है कि इस विला की मालकिन तो मैं हूँ तो ये लोग मेरे साथ ऐसे की बेताव कर रहे हैं। यहाँ पर मेड्स कहने लगते हैं कि अगर हम किसी की बात सुनेंगे तो वो मिसेस मिया की होगी, तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। रैनन कहते हैं कि अच्छा अब तुम्हें तो बताना पड़ेगा कि आखिर मैडम कौन है। एंड यहाँ पर मेड्स भी कुछ कम नहीं होती, वो बाकी की मेड्स को वो बुला लेती है। वह यहाँ पर उन सब में झगड़ा होने लगता है और मारा पीटी भी। दूसरा हम यहाँ पर मिस्टर गू के साथ में मिया को देखते हैं जो कि रैनन और मिस्टर गू के डिवोर्स के बारे में बात कर रही होती है।
दोस्त हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी की सभी में रानन को ये अपनी मालकिन मान लेती है और हमें समझ आ जाता है कि इस फाइट में कोई और नहीं बल्कि रानन ही जीती है। इतने में यहाँ पर मिस्टर गू और मिया भी वहां पर आ जाते हैं। फिर बाद में रैनन उसे टी ऑफर करने लगती है। मिया यहाँ पर रैनन से कह रही थी कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दिया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने गू से कह दिया है कि वो तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं और तुम पर चिल्लाएगा भी नहीं। रैनन को कुछ समझ नहीं आता। वह यहाँ पर उसे एक मेमोरी याद आने लगती है जहाँ पर रैनन को तो मिया ने धक्का दिया था स्विमिंग पूल में और तो मिया खुद भी स्विमिंग पूल में गिर गई थी। तब जाके रैनन को समझ आता है कि ये कितनी बड़ी चालाक इंसान है। तो वो कहने लगती है कि मिया, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगी हो। मिया भी यहाँ पर गुस्से में आकर कहते कि आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो। मन ही मन रैनन बोल रही होती है कि तभी मैं सोचूं कि आखिर मेरे हस्बैंड मुझसे इतना गुस्सा क्यों है। दूसरों यहाँ पर मिया कहने लगती है कि लगता है रैनन मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं है, तो मुझे वापस से जाना पड़ेगा। और यहाँ पर वो रोने धोने का नाटक करने लगती है। रैनन कहती है कि अरे तुम क्या तकलीफ ले रही हो, मेरी जो मेज है वो तुम्हें लेकर जाएंगी और तुम्हें जान से भी मार देंगी। यहाँ पर असिस्टेंट तो डर जाता है, कहते कि जान से मार देंगी, आप क्या बोल रही हो, आपको पता भी है। रैनन कहते कि हाँ जान से मार दूंगी, ये छोटी सी चीटी जैसी तो है। तो फिर बाद में असिस्टेंट कह रहा था कि आप ये सब नहीं कर सकती। रैनन कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, इसे नील डाउन करो और तब तक थप्पड़ मारो जब तक मैं रुकने को ना कहूँ। और सभी की सभी मैं तो उसके पास चली जाती है जहाँ पर वह सग्गू के हाथों में से वो चाय का कप गिरने लगता है। तो रैनन उसे पकड़ तो लेती है लेकिन गिरने वाली थी एंड यहाँ पर बस सग्गू ही उसे पकड़ लेते हैं और वो दोनों ऐसे घूमने लगते हैं जिससे पास लाइफ में वो दोनों एक दूसरे का देख रहे हो। रैनन में सोचने लगती है कि आखिर ये सारे बदलाव मेरे हस्बैंड में आए कहाँ से। यहाँ पर वो उससे डाइवोर्स पेपर्स के बारे में याद दिलाता आता है जहाँ पर रैनन उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मिस्टर गो से याद दिलाता है कि तुम ये तो कह रही हो कि तुम थेसंग ग्रुप की कीरा करके प्रिंसेस हो। और यहाँ से वो उसे खींचकर ऊपर ले जाता है जहाँ पर वो न्यूज चालू कर देता है और यहाँ पर न्यूज में थेसंग ग्रुप के कुछ स्पीशीज है जो कि बताए जा रहे थे। रैनन यहाँ पर उस टीवी को देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर इसके अंदर ये लड़की कैसे कैप्चर हो गई, मुझे इसे बाहर निकालना होगा। एंड यहाँ पर वो मिस्टर गो के ऊपर क्या चाहती है। मिस्टर गो सब बोलने लगता है कि तुम कह रही थी ना कि तुम थेसंग ग्रुप की प्रिंसेस हो, तो जरा वहां पर तो देखो। एंड यहाँ पर जैसे उन चीजों को देखने लगती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे उसके हस्बैंड और उसकी पास्ट लाइफ के बारे में याद आ जाता है कि वो लोग यहीं पर रहा करते थे और ये सारी चीजें यूज किया करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर वो पास में भी चली जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन कीरा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि कीरा की डायनेस्टी और पड़ोस की डायनेस्टी में एक वॉर होने वाला था। तो कीरा अपनी जान की जो चीजें हैं वो नहीं कह सकती कि वो बच भी पाएगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर उसका हस्बैंड यानी कि सोन टू बी हस्बैंड उसे कहने लगता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम चल लौटोगी और एकदम सुरक्षित, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस भी प्रिपेयर कर दिया है, साथ साथ वेडिंग ग्राउंड भी। यहाँ पर बिकीरा उसके इस पॉजिटिव साइड को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वापस से हम प्रेजेंट आ जाते हैं जहाँ पर कीरा सोच लगती है कि मुझे तो लग रहा था कि मुझे आफ्टर लाइफ में मेरे हस्बैंड का साथ मिलेगा, लेकिन लगता है कि मैं फ्यूचर में आ चुकी हूँ जहाँ पर मैं अकेली हूँ और ये तो मेरा हस्बैंड ही नहीं हो सकता। यहाँ पर मिस्टर गू कीरा को यानी कि रैनन को कहने लगता है कि देखो, जितना जल्दी हम डिवोर्स लेंगे उतना जल्दी हमारे लिए ठीक रहेगा, वरना बस हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट ही करते आ रहे हैं। कीरा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि टाइम वेस्ट और डिवोर्स ठीक है। और यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि उस तस्वीर में जो तुम में कुछ भी देख रहे हो वो सच में मैं ही थी और वो मेरी ही चीजें हैं। तो फिर वो कह रहा था कि अब बस भी करो, कितना बोली जाओगी, और इतना झूठ और भी हिस्टोरिकल चीजों को लेकर। फिर कीरा यानी कि रैनन यहाँ पर बो डाउन कर दी है और उससे एकदम डायनेस्टिक वे में माफी मांगती है। कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम मेरा रियल हस्बैंड रहोगे, लेकिन मुझे बस कुछ समय दो, मैं यहाँ पर नई आई हूँ, तो मैं चीजों को अडाप्ट कर लो, उसके बाद में हम दोनों डाइवोर्स ले सकते हैं। मन ही मन यहाँ पे मिस्टर गू सोच रहते हैं कि अब न कौन सी नई चाल चलने वाली है और उसे कह देते कि ठीक है, मैं तुम्हें 6 मंथ्स का टाइम देता हूँ। यहाँ पर रैनन भी कहते हैं कि हाँ, जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती मुझे बस तब तक तुम्हारा साथ चाहिए। मिस्टर गू भी राजी हो जाते हैं एंड कहते हैं कि 6 मंथ तक कुछ प्रॉब्लम्स मत खड़ी करना, वरना ऑन द स्पॉट डिवोर्स में साइन कर दूंगा और जबरदस्ती तुमसे भी साइन करवा दूंगा, तब तक मैं तुम्हें 6 मंथ्स का मौका देता हूँ। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि उसे एक ऑक्शन के इवेंट के बारे में बताने लगता है। रैनन को लगता है कि उस ऑक्शन में उसकी भी चीजें होंगी, तो वो वहां जाने के लिए मिस्टर गो से इंसिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गो उसे मना कर देते हैं। रैनन कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, माना कि तुम मुझे डिवोर्स लेना चाहते हो, लेकिन तब तक तो तुम मेरा साथ दे ही सकते हो। मिस्टर गो यहाँ पर उसे कहने लगता है कि नहीं, तुम वहां जाते हो प्रॉब्लम्स खड़ी कर लोगी। तो रैनन यहाँ पर चाकू उठा लेती है और बोलते हैं कि मैं अपने हाथ को काट कर दिखाना चाहती हूँ, वो ब्लड धरती पे गिरेगा और अर्थ ही प्रूफ रहेगा कि मैं सचमुच वहां पर प्रॉब्लम नहीं खड़ी करूंगी। और ऐसा वो करे इसके पहले ही यहाँ पर उसके हाथों से वो चाकू मिस्टर को छीन लेते हैं।
और यहाँ पर उन दोनों की बीच की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर मिस्टर को नर्वसनेस में आकर उसे आने के लिए हाँ कह देते हैं। और तो और रंजन वादा करती है कि वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगी। जिसके बाद मिस्टर को वहां से चले जाते तो रंजन कहने लगती है कि दिखने में तो मेरे हस्बैंड के जैसे दिखता है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी तो बड़ी खराब है, और इसका सोल भी मेरा हस्बैंड ऐसा हो ही नहीं सकता। न जाने मेरे हस्बैंड का सोल किसकी बॉडी में हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर लालन जब अपने रूम में होती है तो फिर असिस्टेंट उसके लिए गाउन्स लेकर आ जाता है एंड कहता है कि मिस्टर गो ने उस इवेंट में आपको इनमें से को चूज करने के लिए कहा है। फिर बाद में यहाँ पर लालन सभी ड्रेसेस को देखने लगती है और मन में सोचने लगती है कि फ्यूचर में तो ये लोग बड़े अजीब से ड्रेसेस पहनते हैं जो कि किसी को समझ रहा है, लेकिन फाइनली इसे ड्रेस पसंद आ जाती है। दूसरों यहाँ पर मिया होती है जो कि मिस्टर गो से कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता इस बार वापस से वो कोई वल्गर सा ड्रेस पहनकर आ जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो इससे अच्छा होगा कि हम दोनों खुद पर खुद ही चले जाए और उसे यहाँ पर छोड़ दे। इससे पहले कि कुछ मिस्टर गो यहाँ पर बोले, पीछे से रैनन आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर गो तो उसे देखते रह जाते हैं और मिया भी ऐसे रैनन का लुक देखकर शॉक हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर मिया मिस्टर गो का हाथ पकड़कर चलने के लिए कहती है, लेकिन रैनन बीच में आ जाती है। मिया कहते कि तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रही हो। रैनन कहते कि ये तो तुम्हें समझना चाहिए, अभी भी हमारे जो मैरिटल स्टेटस है वो सही है और मैं इसकी वाइफ हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता आउटसाइडर तुम्हें इस नए जमाने के अकॉर्डिंग मिस्ट्रेस बुलाएंगे, तो बेहतर होगा कि तुम उसी ही रहो। और यहाँ पर मिस्टर गो खुद को चली जाते हैं और रैनन भी यहाँ पर उसके पीछे चली जाती है, जहाँ पर मिया को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड जाने के टाइम पे यहाँ पर असिस्टेंट गाड़ी को रेडी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर रैनन असिस्टेंट पर चिल्लाने लगती है कि ये क्या है, मैंने तुमसे कहा था कि हमारी सवारी तैयार करो, तुमने तो ये न जाने कौन सा कॉफिन रेडी कर दिया है। तो फिर असिस्टेंट को भी कुछ समझ नहीं आता। असिस्टेंट कहते हैं कि आपकी सवारी कार ही तो है, मैंने अच्छे से रेडी किया है। बाद में यहाँ पर रैनन उस कार के लोगों को देखकर सोचने लगती है कि आखिर ये छोटा सा गोल्डन कलर का ईगल तुमने यहाँ पे क्यों लगाया है, और ये जिंदा भी है या फिर मर गया है। एंड यहाँ पर मिस्टर को लगने लगता है कि ये अभी भी नाटक कर रही है। तो फिर यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं और फिर यहाँ पर वो लोग ऑक्शन में पहुंच भी जाते हैं एंड यहाँ पर ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक बड़ा सा प्रीशियस पर्ल आता है और उसकी बैटिंग शुरू होती है 10 लाख से। यहाँ पर रैनन कहने लगती है कि इतना मामूली से पर्ल के ये लोग इतना प्राइस की लगा रहे हैं, हमारे जमाने में तो ये गरीबों को ऐसे ही बांट दिया जाता था। तो फिर यहाँ पर मिया रैनन से कहने लगती है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, इस पर्ल को छोटी सी चीज बुला रही हो। फिर दूसरों यहाँ पर मिया विसको से कहने लगती है कि क्या ये पर्ल प्लीज तुम मेरे लिए खरीद सकते हो। एंड यहाँ पर ये ऑप्शन में ये पर्ल विसको जीत जाते हैं, जहाँ पर मिया एकदम क्यूट बनकर उसे थैंक यू भी बोलने लगती है। इसके बाद में ऑक्शन का सेकंड थिंग आता है, जो कि वो क्राउन होता है, और पास्ट लाइफ में ये क्राउन कीरा के हस्बैंड ने उसे दिया हुआ था एज अ वेडिंग क्राउन। तो फिर यहाँ पर कीरा उसे देखकर यानी कि रैनन उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। तो फिर मिस्टर गू से उस क्राउन को लेने के लिए कहती है। मिस्टर गू कहते क्या कि मैं क्यों ऐसा करूं। रैनन बोलती कि प्लीज इस क्राउन को तुम खरीद लो, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं तुम्हें ये देती जाऊंगी। एंड मिया को समझ आ जाता है कि अब ब्रैंडन को ये क्राउन चाहिए, तो वो जानबूझकर उसका प्राइस 50 लाख कर देती है। तो फिर यहाँ पर कीरा भी यानी कि रैनन भी अपने साइड से 80 लाख बोल देती है, लेकिन यहाँ पर वापस से मिया जो है इसका प्राइस 1 बिलियन कर देती है। दूसरा यहाँ पर रैनन मिस्टर गू से रिक्वेस्ट ही करती रह जाती है। यहाँ पर रैनन खुद से उसका प्राइस डबल कर देती है यानी कि 2 बिलियन। मिस्टर गू कहता है कि मेरे पैसे को उड़ाते हुए और ऐसे बर्न करते हुए तुम्हें रोना नहीं आता क्या। तो फिर यहाँ पर होस्ट जो है आखिरी बात पूछते हैं कि मिस्टर गू क्या सच में आपको इसका प्राइस डबल करना है। मिस्टर गू भी कहते थे क्या मेरे पास इनफ पर्स है। और यहाँ पर वो क्राउन साथ साथ वो वेडिंग ड्रेस रैनन को मिल जाती है। इसके बाद में रैनन उसे लेकर जा रही होती है तो उसे मिया मिल जाती है, जो कि इसको चिल्लाते हुए आती है, जो कि कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कितने महंगे प्राइस में तुमने ये खरीदा है और तुमने भी मिस्टर गू के कितने पैसे बर्बाद किए। रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि मिस्टर गू ने भी तो तुम्हें ये तोड़ दिला है, उसे पैसे की बर्बादी कहते, अपनी वाइफ को कोई चीज एज ए गिफ्ट देना उसे बर्बादी नहीं बोलते। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि ये तो एक मामूली सा शादी का जोड़ आई है, लेकिन मैंने जो लिया है वो बहुत प्रीशियस पल है। रैनन कहती है कि प्रीशियस पल, लगता है तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ध्यान से देखो वो प्रीशियस पल तो मेरी क्राउन में लगा हुआ है। फिर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर उसका हस्बैंड कीरा को उस प्रीशियस पल के बारे में बता रहा होता है। प्रेजेंट में यहाँ पर मिया रैनन से कहने लगती है कि तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है कि ये पल रियल है या फिर फेक। तो रैनन यहाँ पर मिया का पर्ल ले लेती है और उसे नीचे गिरा देती है एंड कहते कि देखा ये तोड़ दिया, इसका मतलब ये रियल नहीं है। और इतना कर वो वहां से चली जाती है, जहाँ पर मिया को बहुत गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन लॉबी में बैठी थी तो फिर वापस से मिया यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर रैनन उसे सिस्टर को बुलाती है। मिया कहते कि बहन बोलने का नाटक बंद कर दो। तो फिर मैं तुम्हें पहले की बात याद दिलाना चाहती हूँ, पहले तुम बहुत ओबीडेंटली मेरी बातें सुना करती थी और तो और मेरी पैर की जूती रहा करती थी, लेकिन अब लगता तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है।
जानन भी यहाँ पर मियाँ से कह देती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ इस बकवास करने का टाइम नहीं है, और वो यहाँ से जाने लगते, लेकिन मियाँ उस वेडिंग की जोड़े पर वाइन फेंक देती है और बोलती है कि मेरे साथ ऐसा बदतमीजी करने का यही अंजाम होता है, और वह आगे चली जाती है। लेकिन यहाँ पर रैनन उसे जाने से रोक देती है। तो फिर मियाँ भी कहते हैं कि देखो, मेरे साथ कुछ करने की कोशिश मत करना, वरना मिस्टर को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। रैनन कहते हैं कि वो कौन होता है मुझे रोकने वाला, और रही बात मेरी, तो मैं अकेली काफी है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं प्रिंसेस कीरा हूँ। एंड यहाँ पर बाद में वो मियाँ को मारना शुरू कर देती है, जहाँ पर मियाँ मिस्टर को आते हुए देख लेती है। लेकिन फटाक से यहाँ पर रैनन दरवाजे को बंद कर देती है, और मिस्टर को लग रहा था कि कोते यहाँ पर झगड़ रहा है, और जैसे वो लोग दरवाजा खोलते हैं, यहाँ पर मियाँ उसके पैरों के नीचे आ जाती है एंड कहती है कि देखो रैनन ने मेरी क्या हालत कर दी है। रैनन यहाँ पे से उस वेडिंग के जोड़े को लेकर जा रही होती है। तो फिर मिस्टर गो पूछते हैं कि इसे तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी, एंड मिस्टर गो यहाँ पर उस वाइन के निशान को देख भी लेते हैं। रैनन कहते हैं कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। और यहाँ पर मिस्टर गो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मैडम मियाँ को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। मिस्टर गो कहने लगते कि मैंने तुमसे कहा ही करने को, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी एक्सपर्ट को चुनो जो इस वेडिंग के जोड़े में से इस वाइन के दाग को निकाल सके। फिर यहाँ से बाद में वो कीरा को लेकर यानी कि रैनन को लेकर चला जाता है एंड मियाँ यहाँ पर अकेले ही रह जाती है। दिल से यहाँ पर मिस्टर गो होता है जो कि रैनन को बाहर कॉरिडोर में लेकर आ जाता है। रैनन कहती कि क्या तुम इसके बाद तो मुझे डिवोर्स देने वाले हो, तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर गो कहने लगते कि हाँ, मुझे इसे अच्छे से याद है 6 मंथ का टाइम, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अभी भी डिवोर्स की तो फिर ले सकती हो, लेकिन हाँ याद रखना कि 2 बिलियन तुम्हें मुझे तभी भी पे करना होगा, और वो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। रैनन कहते कि तुम टेंशन क्यों लेते हो, एक बार मेरी जॉब लग जाने दो, फिर मेरी सारी की सारी सैलरी तुम ये रखते जाना। दूसरा मियाँ होती है जो कि उन दोनों को इतना क्लोज देख लगती है, तो मन में सोच लगती कि इस बार तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एंड यहाँ पर वो आंटी ली को कॉल करा देती है। बाद में वो आंटी के साथ में बैठकर उनकी कंप्लेन करने लगती है। फिर मिस्टर गू यहाँ पर आ जाते हैं। आंटी अभी मिस्टर गू को बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे डैड पास ऑन हो चुके हैं, लेकिन मैं भी तुम्हारी स्टेप मदर ही रखती हूँ, और मेरा पूरा हक बनता है इसका भी आने का और ये जानने का कि आखिर क्या चल रहा है। मिस्टर गो यहाँ पर उसे कहने लगते हैं कि मैं किसी बाहर वाले इंसान को अपने पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने से मना करता हूँ, तो फिर मैं भी आपको यही राय दूंगा। बाद में आंटी यहाँ पर कहने लगी कि टेंशन मत लो, बहुत जल्दी तुम्हारा बड़ा भाई अमरावती से बाहर से यहाँ आने वाला है, तो फिर उसके बाद तुम उसके साथ मिलकर इस बिजनेस को संभाल सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गो कहने लगते हैं कि मैंने अभी आपसे कहा कि बाहर वाले लोगों को मैं पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं करने देता, और बिजनेस भी मेरा एक पर्सनल काम भी है, जहाँ वो मैं किसी बाहर वाले फैमिली के इंसान को क्यों अपनी चीजें दूं। तो फिर आंटी को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहने लगती है कि मैं भी देखती हूँ तो मेरी बात कैसे नहीं मानूंगे। एंड यहाँ पर वो कई सारे गार्ड्स को बुला लेती है। साथ ही साथ यहाँ पर मियाँ चली जाती है मिस्टर गो के पास में एंड कहने लगती कि मुझे लगता है तुम्हें आंटी की बातों को सुन लेना चाहिए, वो सही ही तो बोल रही है। दूसरे यहाँ पर हम रैनन को देखते हैं जो कि घर की ओर जा रही थी और सोच लगती है कि मैं पागल थी, मैंने 2 बिलियन कह दिया, डबल नहीं बोलना चाहिए था, खाली 5 गुना बढ़ाना चाहिए था। अब आखिर मुझे जॉब कब मिलेगी और मैं उसे 2 बिलियन कब दूंगी। और यहाँ पर जैसी वो अंदर जाने लगती है गार्ड उसे रोक देते हैं, ये कहते हुए कि अंदर मैडम आई हुई है तो उन्हें पर्सनल बात करनी है। और रैनन समझ जाती है कि हो सकता है मेरे हस्बैंड को डिफिकल्टी में पड़ा हो, तो वो यहाँ पे वो गार्ड को चकमा देकर अंदर चली जाती है और इन सबको रुकने के लिए बोलती है। यहाँ पर मियाँ रैनन को देखती आंटी के पास चली जाती है और यहाँ पे वो आंटी से बोलने लगती है कि यही वो लड़की है जिसने मेरी ऐसी हालत की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे सबक सिखाइए। दूसरों यहाँ पर आंटी उन सभी बॉडीगार्ड्स को क्या देती है रैनन पर वार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर रैनन एक एक करके उन सभी को बड़े अच्छे से सबक सिखाती है और उन सभी को वहां से भगा देती है। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर अपनी बेटी को कुछ समझाने आई थी, लेकिन लगता है कि तुम भी मेरे साथ झगड़ा करना पसंद करेगी। रैनन कहती कि मुझे माफ कर देना, आप मेरी मदर इन लॉ, मुझे पता नहीं था। और तो आंटी गुस्से में यहाँ पर मिस्टर को से कहने लगती है कि अगर मुझे पता होता शादी के पहले कि तुम ऐसी लड़की के साथ शादी कर रहे हो जो मुझे रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दे सकती, तो मैं शादी को कभी भी अप्रूव नहीं करती। यहाँ पर मिस्टर गुआ आंटी को चिल्लाने वाले थे, लेकिन रैनन उन्हें रोक देती है एंड कहती कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैंने जो भी किया वो मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, लेकिन हम जैसा बोलो कि मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर मिस्टर गु को वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद में यहाँ पर वो आंटी रैनन से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाली हो,
बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें भी तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारे स्टैंडर्ड समझ में आने चाहिए कि तुम हमारी फैमिली की लायक ही नहीं हो। और तो और वो सब उठपटांग बातें भी बोलने लगती है। जब मैं रैनन आंटी से बोलने लगती है कि क्यों, अगर मैं उसके लिए सूटेबल नहीं हूँ तो और कौन है। आंटी बोल रही थी कि ऑफ कोर्स मिया, मिया को देख रहे हो कितनी एलिगेंट और क्लासिकल वुमेन है। तो फिर रैनन बोल जाते कि हाँ, एलिगेंट और क्लासिकल वुमेन, साथ ही साथ गोल्ड डिगर भी। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो कि रैनन वो चिल्लाने लगती है, लेकिन रैनन यहाँ पर आंटी को थप्पड़ मार देती है एंड कहते कि आपकी हिम्मत कैसी है इस घर में आकर मेरे हस्बैंड को धमकियां देने की और इतने सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर बुलाने की। अगर नेक्स्ट टाइम से आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और हाँ, मेरे हस्बैंड से दूर रहोगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। असिस्टेंट यहाँ पर मिस को कह रहे होते हैं कि जब से मैडम पानी में गिरी है तब से न जाने की वो आपकी चिंता की जा रही है। मैडम तो पहले से कुछ ज्यादा ही बोल चुकी है। यहाँ पर झगड़ा हो ही रहा था, आंटी भी यहाँ पर चिल्लाई जा रही थी। फिर इसके बाद में हम ग्रैंडपा को देखते, जहाँ पर ग्रैंडपा को देखकर रैनन पास की बातों में चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसकी सबसे प्यारे ग्रैंडपा हुआ करते थे और ग्रैंडपा हमेशा रैनन की यानी कि प्रिंसेस कीरा की बातें सुना करते थे। रैनन को यहाँ पर ग्रैंडपा को देखकर लगने लगता है कि वो उसे ग्रैंडपा है, तो वो उसके पास चली जाती है। यहाँ पर ग्रैंडपा भी उस आंटी को चिल्लाने लगते कि यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को और उसकी वाइफ को बुली किया जा रहा है, मुझे पता भी नहीं है। आंटी कहने लगते कि आप हॉस्पिटल से कब आ गए। तो फिर ग्रैंडपा कहने लगते कि अगर मुझे पता होता यहाँ पर ये सब हो रहा है तो मैं कब का यहाँ पर हॉस्पिटल से आ गया होता और तुम्हें सबक सिखाया होता। आंटी यहाँ पर बोलने लगती है कि ये सब इसकी गलती है। दूसरे यहाँ पर आनंद सोचने लगती है कि लगता है मैं इनकी ग्रैंड डॉटर नहीं हूँ। वह यहाँ पर मैं सग्गू आते हैं जो कहने लगते हैं कि मेरी ग्रैंडपा है। कब जाकर आनंद को समझ जाता है। ग्रैंडपा भी यहाँ पर गुस्से में आकर आंटी को वहां से जाने के लिए कहते हैं। हालांकि आंटी बोल देती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो फिर यहाँ पर जाना उन्होंने कहती है कि आप ही मुझसे कहा था कि हमें बड़ों के कहने का आदर करना चाहिए। तो फिर आंटी मिया को वहां से लेकर गुस्से में चली जाती है। फिर बाद में ग्रैंडपा भी यहाँ पर रैनन से कहने लगते हैं कि मुझे लगा ही था कि ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, तुमने मुझे पहले से बता देना चाहिए था, वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाता। रैनन यहाँ पर मिस सग्गू का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि नहीं नहीं ग्रैंडपा, जैसा आप सोच रहे वैसे नहीं है। मिस सग्गू और मैं एक साथ बहुत खुश है। ग्रैंडपा कहने लगती कि मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ इतना खुश होते तो अभी मेरे पास मेरा ग्रेट ग्रैंडसन होता। और तो यहाँ पर वो कहने लगते कि रही बात उस आंटी की या फिर मिया की और मिस सग्गू की भी, अगर गुआ किन में से तुम्हें को भी तकलीफ पहुंचाएगा तो फिर तुम मुझे पता देना, मैं इन्हें सबक सिखा दूंगा। एंड यहाँ पर मिस सग्गू को कुछ बोलने भी नहीं देते। इसके बाद में हम यहाँ पर मिस सग्गू को शावर लेते हुए देखते हैं। मिस सग्गू यहाँ पर बाहर निकल कर आनंद से पूछे लगता है कि अगर तुम इस बेड पर सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगा। रनिंग कहने लगता है कि तुम काश पर सो जाना क्योंकि ये तो मेरा रूम है, तो बेड पर सोने का हक मेरा बनता ही है। और मिस सग्गू यहाँ पर रन को ग्रैब कर लेते हैं और तो यहाँ पर सब बोले लगते हैं कि मैं सब कुछ समझ जाऊँ कि तुम्हारे इरादे क्या है। तुम्हें ग्रैंडपा की ग्रेट ग्रैंडसन वाली बात तो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर रन उसके मसल्स को भी फील करने लगती है। तो फिर मिस सग्गू से सुनाए जा रहे थे। रैनन कहती कि मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। आन यहाँ पर मिस सग्गू को शर्टलेस करके वहां से भाग जाती है और वॉशरूम में जाती अपने हार्ट को काम डाउन करने की कोशिश करती है क्योंकि इसका हार्ट बीट बहुत लाउड और बहुत फास्ट बीट हो रहा था। इसके बाद में यहाँ पर वो ग्रैंडपा के साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाती है, जहाँ पर वो ग्रैंडपा से कहने लगती कि मुझे माफ कर देना, आज मैं ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे बाहर जो जाना है। ग्रैंडपा कहने लगते कि क्यों, तुम दोनों के साथ ही रहते और वीकेंड पे क्या तुम दोनों अलग अलग टाइम स्पेंड करने लगते हो। तो फिर रैंडन यहाँ पर बहाने मारने लगती है। इतनी में ऐसी सुनाने लगता है जहाँ पर असिस्टेंट को उसकी सैलरी पूछती है क्योंकि रैंडन के अकॉर्डिंग इस नए से शहर में फ्यूचर में आकर पैसे को ऑन करना बड़ी मुश्किल बात है। फिर जैसे ही यहाँ पर वो अपनी सैलरी बताता है रैंडन शॉक हो जाती है एंड कहने लगती कि उसे सर्व करने के तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। और रैनन के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, जहाँ पर जैसे ही मिस सग्गू वहां आते हैं रैनन उनके पास बड़े प्यार से बात करते हुए जाने लगती है। मिस सग्गू ने कहने लगती कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। एंड रैनन यहाँ पर उसे सजेशन देने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा काम इतना ज्यादा मुश्किल है इमोशनली और फिजिकली, तो वहां पर तुम्हारे पास कोई रहना चाहिए, तुम्हारी एक पर्सनल असिस्टेंट। और मिस सग्गू यहाँ पर उसे मुंह पे मना करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस सग्गू ऑफिस में थे और यहाँ पर मिया उनके लिए कॉफी लेकर आ जाती है और उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर रैनन आकर उन्हें ऐसी हालत पर देख लेती है एंड कहती है कि माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तुम अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहोगे। और वो कमरे के बाहर जाकर कान लगाकर उनकी बातों को सुनने लगती है। दूसरा मिस सग्गू होते हैं जब यहाँ से बोलने लगते कि आखिर बताओ तो मुझे क्यों ढूंढ रही थी और तुम्हें क्या काम है। मिया यहाँ पर मिस सग्गू से बताने लगती है
कि तुम्हें तो पता ही होगा, तुम एक न्यू हिस्टोरिकल ड्रामा को प्रमोट कर रहे हो और तुम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्यों ना तुम डायरेक्टर को मुझसे इंट्रोड्यूस करवा दो, क्योंकि अभी तक फीमेल लीड सिलेक्ट नहीं हुई है। तो अगर तुम मुझे डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाओगे तो फिर क्या पता वो ही मुझे वहाँ की फीमेल लीड बना दे। तो मिस्टर को ये सब करने से मना कर देते हैं। तो फिर मिया उन्हें प्लीज करने लगती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। फिर मिया अपना विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए इमोशन हो जाती है और टोनी का नाटक करने लगती है कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि बड़ी होकर मैं एक अच्छी सी एक्टर बनूंगी, और तुमने भी तो मेरे डैड से वादा किया था कि तुम मेरा सा हमेशा हमेशा के लिए केयर करोगे। लेकिन लगता है कि सब पॉसिबल ही नहीं है। मैं सबको बोल रही थी कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं डायरेक्टर से तुम्हारी बात करवा दूंगा। लेकिन इसके बाद भी यहाँ से वो जाती नहीं है और मिसाको को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, बट इस बार मिसाको स्ट्रिक्टली उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। रैनन को भी यहाँ पर मिस्टर गू की कैबिन से कुछ आवाज नहीं आ रहा होता, क्योंकि उनके जो ग्लासेस होते हैं वो साउंड प्रूफ थे, तो उसी कैसी कुछ आवाज आ सकता है। मन्नू वो कहने लगती है, ये मुझे क्या करना है, ये मेरा रियल हस्बैंड है भी नहीं, मेरा रियल हस्बैंड तो सिर्फ और सिर्फ मुझे डिवोट करेगा, किसी और लड़की को नहीं। एंड वहां से वो बाद में चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर रैनन जो है वो कहीं पे बैठी थी और वो एडवर्टाइजमेंट में देख लेती है कि एक नई हिस्टोरिकल मूवी आने वाली है जो कि प्रिंसेस कीरा पर बेस्ड थी, और वो लोग फीमेल लीड प्रिंसेस कीरा को ढूंढ रहे होते हैं जो कि प्रिंसेस कीरा का रोल प्ले कर पाए, और उसके लिए उस फीमेल लीड को 80 मिलियन मिलने वाले थे। तो वो ऑडिशन देने के लिए चल बसती है। यहाँ पर दूसरी और मिया होती है और आसपास के उसके जो कलीग्स होते हैं वो उसे कहने लगते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम सब कमर्शियल एड्स किया करोगी, लेकिन अब तो तुम मेन फीमेल लीड बनने वाली हो, तो हमें मत भूल जाना, हमें तुम्हारे साइड कैरेक्टर में एक्टिंग जरूर देना। दूसरा यहाँ पर रैनन आ जाती है, जहाँ पर मिया रैनन को देखकर गुस्सा हो जाती है। रैनन कहती है क्यों, तुम एडिशन देने आ सकती है तो मैं नहीं। तो मिया बोलने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है, ऐसे भी मिस गुल ने ऑडिशन मेरे लिए बनवाया है, तो फिर मैं ही जीत कर रहूंगी। एंड बाद में वो ऑडिशन देने के लिए चली जाती है, जहाँ पर एक स्टाफ उसे दिखती है जिसके हाथ में रैनन का हिस्टोरिकल कैरेक्टर का आउटफिट होता है। तो फिर यहाँ पर वो मनी मन मुस्कुराने लगती है। दूसरी और वो स्टाफ आकर रैनन को वो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम देने लगती है। रैनन यहाँ पर जब कपड़े पहनकर आती है तो फिर उसे कपड़े में होल्स होता है, लेकिन उसे फिर कुछ समझ नहीं आता। बाद में यहाँ पर जो दोनों लड़कियां होती है यहाँ पर वो रैनन को ट्रोलिंग करने लगती है, लेकिन रैनन यहाँ पर उन्हें कुछ कहती नहीं और वो तुम्हें हंसते हुए बोलने लगती है कि तुमने एक्टिंग तो कभी सीखी नहीं है और आई बड़ी इस मूवी की मेन फीमेल लीड बनने की नाटक करने वाली। इतने में ही यहाँ पर ऑडिशन शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहला ऑडिशन यहाँ पर मिया का होता है। मिया जैसी एक्ट करने लगती है, डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड पैनल में लोगों को भी उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आती, लेकिन मिस्टर गू ने जो उन्हें रेकमेंड किया है तो वो यहाँ पर बस वो लोग उसकी फेक तारीफ करने लगते हैं। डायरेक्टर यहाँ पर कहते हैं कि हम इतना जल्दी डिसीजन नहीं बना सकते, हमें ऑडिशंस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। फिर बाद में वो दोनों कलीग्स आ जाती है तो उन्हें साइड रोल लिख दिया जाता है। दूसरे यहाँ पर वो लोग रैनन का इंतजार कर रहे होते हैं, तो फिर मिया उन्हें बोलने लगती है कि क्या आप यहाँ की लास्ट कंटेस्टेंट का वेट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ फिर आएगी, मुझे तो लगता है कि वो डर गई होगी क्योंकि इसने अपने पास की लाइफ में कभी एक्टिंग की ही नहीं है, तो फिर ऐसी इमेच्योर एक्टर को आप ले ही नहीं सकते जिसे एक्टिंग करना ही नहीं आता हो। तो फिर यहाँ से सब लोग जाने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर रैनन की एंट्री हो जाती है और रैनन यहाँ पर अपना रियल प्रिंसेस कीरा वाला वेडिंग ड्रेस पहनकर आई हुई थी। सभी लोग उसके इस रियल ड्रेस को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें उसका ये लुक बहुत पसंद आता है। दूसरा यहाँ पर डायरेक्टर जो है वो रैनन को स्क्रिप्ट देने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मिया जो है वो उसे दूसरे स्क्रिप्ट दे देती है और जैसे ही रैनन यहाँ पर स्क्रिप्ट देती है वो ब्लैंक होता है, तो फिर वो स्क्रिप्ट को फेंक देती है। साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टी को भी मौजूद होते हैं एंड रैनन यहाँ पर एक्टिंग करना शुरू कर देती है। जहाँ पर ये जो एक्टिंग का सीन होता है ठीक वैसा ही था जहाँ पर प्रिंसेस कीरा ने अपनी जान दे दी थी अपने हस्बैंड के लिए, एंड एक एक करके वो सारी एक्टिंग को करने लगती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उसकी एक्टिंग में घुल मिल जाते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि वो लोग सचमुच प्रिंसेस कीरा को ही देख रहे हैं। फिर एंडिंग के सीन के साथ साथ उन सभी की आंखें भर आती है। साथ साथ यहाँ पर मिस्टर कू होते जिन्हें पास्ट लाइफ की एक मेमोरी याद आ जाती है कि जब वो प्रिंसेस कीरा को प्रपोज करने गए थे, एंड मिस्टर कू यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये मेमोरी मेरे दिमाग में कैसी आ गई। दोस्तों यहाँ पर सभी पैनल वाले लोग होते हैं जो रैनन के एक्टिंग खत्म होने पर उसे बड़ी शाबाशियां देते हैं एंड डायरेक्टर यहाँ पर रैनन को प्रिंसेस कीरा का कैरेक्टर घोषित कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मिया बोलने लगती है
ये तो गलत बात है, मैंने सबसे अच्छी एक्टिंग की है और मैं तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग गई हूँ। ये रनन न जाने कौन सी स्क्रिप्ट प्ले कर रही थी जो स्क्रिप्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। फिर यहाँ पर रनन उस सिनेरियो के बारे में उन्हें समझाने लगती है एंड कहते हैं कि तुम्हें जो स्क्रिप्ट दी गई है वो तो बस शुरुआती की स्क्रिप्ट थी, लेकिन मेरी मेरी तो एंड की स्क्रिप्ट थी जो मुझे स्टोरी अच्छे से पता थी। यहाँ पर डायरेक्टर को उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत पसंद आता है क्योंकि ये उनकी मूवी का आखिरी सीन ही होता है। इसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टर कहते हैं कि मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता, मैं रनन को यहाँ पर प्रिंसेस कीरा का कैरेक्टर घोषित करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मिया जो है वो वापस से विक्टिम का प्ले करना शुरू कर देती है और वो मिस्टर गू की ओर देखती है। फिर रनन से कहती है कि देखना ये रूल तो मैं ही लेकर रहूंगी क्योंकि मिस्टर गू मेरे साइड है। मिस्टर गू यहाँ पर रनन से बोलने लगते कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर मिया की जॉब क्यों खा रही हो। रनन बोलने लगते कि पहली बात मेरी जो मर्जी होगी मैं वहां जाऊंगी, और रही बात इस जॉब को लेकर तो मैं अपनी एक्टिंग स्किल की वजह से मुझे चूज किया गया है। मिया ने इतनी खराब एक्टिंग की है कि किसी को उसकी एक्टिंग पसंद ही नहीं आई, तो उसने मेरी क्या गलती है, जाके अपनी स्वीट हार्ट को सिखाओ ना एक्टिंग कैसे करते हैं। तो फिर मैं सबको यहाँ पर बोलने लगते कि स्वीट हार्ट तुम स्वीट हार्ट किसे बुला रही हो। एंड बाद में यहाँ पर डायरेक्टर मिस्टर गो से कहने लगते हैं कि देखिए हमारे इस मूवी के लिए रनन फीमेल लीड यानी कि प्रिंसेस कीरा का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, और रही बात मैडम मिया की तो मैं उन्हें साइड कैरेक्टर का रोल तो दे ही सकता हूँ जो वो बहुत अच्छे से निभा लेंगे। एंड यहाँ पर मिस्टर गो गुस्से में चले जाते हैं, जहाँ पर कीरा भी बोल रहे थे कि ठीक है मैं ये रोल तुम्हें देने का रेडी हूँ, ऐसे भी तुम नई नई इस इंडस्ट्री में आई हो तो मैं तुम्हें सफल होता हुआ देखना चाहती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर रनन डायरेक्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगती है एंड कहते हैं कि 80 मिलियन से क्या आप मेरा प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। डायरेक्टर प्राइस पूछने लगते और रनन 200 मिलियन बोलती है यानी कि 2 बिलियन, लेकिन डायरेक्टर बोलते हैं ये तो तुमने मुझे प्राइस बोला है, मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम का प्राइस है जो मैं अगर चाहूँ भी तो तुम्हें नहीं दे सकता, वरना मूवी मुझे बनाने खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन रनन यहाँ पर मान जाती है 80 मिलियन में ही। यहाँ पर रनन अपने घर पर स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है तो मिस्टर गो वहाँ पर आ जाता है तो रनन उसे अपना कार्ड देने लग जाती है और कहती है कि ये पैसे मुझे डायरेक्टर ने दिए मेरी एक्टिंग के लिए, जहाँ पर ये मेरी फीस है तो तुम इसे रख लेना और बचे रहे बाकी के पैसे तो वो बहुत जल्दी बती मैं लौटा दूंगी। मिस्टर गो यहाँ पर रनन से कहने लगते कि लगता है तुम्हें यहाँ से जाने की बहुत गाड़ी है। तो फिर रनन उसे उस 3 मंथ वाली बात को याद दिलाने लगती है एंड कहती कि कुछ ही मंथ्स बचे हुए हैं। बस होगी कहते कि वो तुम मुझे साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि तुम दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही मेहनत किए जा रही हो ताकि तुम मुझसे जितना जल्दी दूर जा सको जा पाओ। यहाँ पर वो बाद में रनन को जबरदस्ती किस करने लगते हैं, जहाँ फिर रनन मिस्टर गो को लिप्स पर बाइट कर देती है एंड कहती है कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो तुम, लगता है तुम धीरे धीरे मेरे प्यार में पड़ते जा रहे हो और तुम्हें पास वाली चीजों को लेकर बहुत अफसोस हो रहा है। मिस्टर गो कह रहे थे कि प्यार में और तुमसे ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद में वो लोग ग्रैंडपा के साथ में लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। ग्रैंडपा भाई यहाँ पर मिस्टर गू के लिप्स को नोटिस करते हैं तो मिस्टर गू बोल देते हैं वो एक्चुअली मुझे एक डॉग ने बाइट कर लिया। काफी रनन में यहाँ पर उससे चिमटी काट लेती है और ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि आगे क्या चल रहा है। फिर बाद में ग्रैंडपा को शक जाने लगता है कि कहीं तुम यहाँ पर रनन को बुली तो नहीं कर रहे हो, लेकिन रनन कहते कि नहीं आप इन सारी बातों को छोड़िए, मैं आपको मेरी नई मूवी के बारे में बताने वाली हूँ। तो फिर मिस्टर गू कह लेते कि हाँ मैं तुम्हें लेने छूटने ले आ जाया करूंगा, लेकिन रनन उसे साफ साफ मना कर देती है। मिस्टर गू कहते कि ये तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो। रनन कहते कि मैं कोई नाजुक कली नहीं हो जो मैं खुद ब खुद नहीं जा सकती। इसके बाद में वो चली जाती है, जहाँ पर मिस्टर गू उस मैनेजर को कॉल कर बोलने लगते हैं कि मेरी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखना, अगर सेट पर किसी ने भी उसे उदास करने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दूसरा मैनेजर होता है तो डायरेक्टर को जाकर बोल देता है कि हमें मैडम मिया का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टर यानी कि मिस्टर गू ने हमें ये सब करने के लिए बोला है। तो फिर यहाँ पर तो ऐसा कंफ्यूज हो जाता है एंड कहता है कि मिया का क्यों। तो फिर मैनेजर से बोलने लगता है कि डायरेक्टर सर आपको पता नहीं है कि बाहर रूमर्स फैल चुके हैं कि मिस्टर को अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले हैं और वो अपनी डार्लिंग स्वीटहार्ट मिया के साथ में शादी करने वाले हैं। एंड मिया यहाँ पर आ जाती है और मालकिन की तरह आकर सीट पे बैठ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर मिया रनन को देखकर बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे इस मूवी में कई सारे सीन्स है तो तुम्हें टाइम पर आना पड़ेगा। एक्टिंग तो तुम अच्छी कर ली क्योंकि तुम एक्टिंग में ड्रामेबाज हो, लेकिन बाकी की स्किल जो है वो तुम कैसे सीख पाओगी, उसके लिए तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, बैठी रह रहे तुम अभी गिव अप कर दो। दूसरा डायरेक्टर अनु बताने लगता है कि मैंने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के मास्टर को बुलाया है जो कि तुम्हें कुछ मूव सिखाएंगे और वो तुम्हें मूवमेंट्स को हमारी इस मूवी में दिखाने पड़ेंगे। तो फिर वो लोग प्रैक्टिस के चले जाते हैं, जहाँ पर मास्टर सबसे पहले मिया को सिखाते हैं एंड मिया यहाँ पर सीख भी लेती है एंड मास्टर उसकी तारीफ भी करते हैं।
वो बाद में यहाँ पर मास्टर रनन को बुलाते हैं, लेकिन रनन यहाँ पर जाने से मना कर देती है एंड कहती है कि मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत स्किल्ड हूँ। तो फिर मास्टर को यहाँ पे ईगो हट जाता है एंड ये रनन को सुनाना शुरू कर देते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी को तुमने देखा है, तुम कितनी पतली हो और कितनी नाजुक हो, तुम तो यहाँ पर ये स्किल्स की एक्टिंग भी नहीं कर पाओगी। रनन कहते हैं कि एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, मुझे तो ये सब कुछ पहले से ही आता है। मियाँ भी यहाँ पर मास्टर से कहने लगती है आप भी ना जाने दीजिए, वो तो बहुत ज्यादा ही चिड़चिड़ी है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो प्रैक्टिस करेगी, यहाँ पर तो बस वो नाटक करने के लिए आई है। देखना डायरेक्टर को गुस्सा आएगा, वो गुस्से में आकर इसे तो मूवी से ही निकाल देंगे। तो बाद में यहाँ पे वो चले जाता है रनन के पास में, जहाँ पर रनन उसके पैर पर हल्का सा किक मारती है तो वो गिर ही जाता है एंड रनन यहाँ पर उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर टाइम आ जाता है एक्टिंग देने का, यानी कि शॉट देने का। लेकिन यहाँ पर उनका स्टंट वुमेन जो थी वो तो प्रेजेंट ही नहीं थी। लेकिन रनन बोलती कोई बात नहीं, मैं ये जो स्टंट है खुद ब खुद भी कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर मियाँ के मन में एक बड़ी अच्छी सी प्लानिंग चलने लगती है, जहाँ पर वो रनन के हार्नेस के साथ छेड़छाड़ कर देती है एंड यहाँ पर रनन का एक हार्नेस तोड़ने लग जाता है, जहाँ पर अगर वो गिरेगी तो उसकी जान में जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वो गिरती नहीं है, बल्कि एकदम पंच की तरह उड़कर नीचे आ जाती है। यहाँ पर मास्टर को तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं होता एंड यहाँ पर नील रन कर रनन को अपनी माँ से मारने लगता है। रनन कहती कि तुम्हें मैं अपना डिसाइपल बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे लैकिंग्स है जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं जिनकी आंखों पर भी यकीन नहीं होता कि रनन ने ये स्टंट कर दिया है। वो बाद में यहाँ पर लंच ब्रेक आ जाता है, जहाँ पर रनन खाने तो वाली थी, लेकिन मैनेजर सा खाना छीन कर बोलने लगता है कि सबसे पहले मियाँ खाएगी फिर तुम। मियाँ खाने को देखकर बोलते कि मैं ये सब नहीं खा सकती। इतनी में एक साथ दूसरा खाना लेकर आकर बोलने लगता है कि मुझसे गू ने 5 स्टार होटल से स्पेशली मंगवाया है ताकि उनकी वाइफ अच्छे से खा पाए। तो फिर रनन मन में सोच रही होती है कि जरूर ये मेरे लिए होगा, लेकिन मैनेजर वो खाना जाकर मियाँ को देता है तो रनन को भी गुस्सा आ जाता है। फिर इसके बाद में रात हो जाती है, जो रनन गुस्से में बैठी थी और मास्टर उसे अपना माँ से बताने की कोशिश कर रहा था एंड रनन फाइनली मान भी जाती है। दूसरा यहाँ पर हम मिस्टर गू को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ बैठे हुए थे और तो ग्रैंडपा से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रनन एक जेम स्टोन है, अगर तुम उसे खो दोगे तो तुम बहुत पछताओगे। और यहाँ पर मिस्टर गू फ्लावर का बुके लेकर पहुंच जाते हैं रनन के पास में उसे माफी मांगने के लिए। और सिसिन को मास्टर का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो ठीक नहीं लगता है, उसे लगने लगता कि कहीं ये इंसान रनन को प्रपोज तो नहीं कर रहा। तो फिर वो लोग फटाक से उनके पास चले जाते हैं, लेकिन यहाँ को मास्टर तो उसे अपना ग्रैंड माँ से बोलने लगता है और ऐसे सारी बातें बताता है। तब जाकर सिसिन को समझ आता है कि उन्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो सब पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मिस्टर गो उसके साथ एक इवेंट में चलने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वो लोग इवेंट में आ तो जाते हैं, लेकिन मिया यहाँ पर इसी झगड़ा करने लगती है, लेकिन रनन उसके साथ तो अपना ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करती। इसके बाद में यहाँ पर उस इवेंट के अंदर जानबूझकर वो आंटी उस म्यूजिशियन के आने का टाइमिंग चेंज कर देती है, जिस वजह से यहाँ का मैनेजर बोलने लगता है कि माफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि मैनेजर आज यहाँ पर टाइम से आ सकेगी, क्योंकि वो किसी ट्रैफिक में फंस चुकी है। तो फिर यहाँ पे वो आंटी सभी के सामने बोलने लगती है कि हम हमारा कीमती वक्त निकाल कर इस इवेंट पर है, लगता है इस इवेंट का कोई पॉइंट नहीं है। फिर यहाँ पर रनन कहते कि मैं इस पियानो को प्ले कर सकती हूँ और इस तार को भी, लेकिन यहाँ पर मिया होती है जो उसे अपोज करना शुरू कर देती है एंड दोनों में यहाँ पर बेट लग जाती है कि जो भी सबसे अच्छा प्ले करेगा वो जीत जाएगा। जाकर मिया सबसे पहले पियानो प्ले करती है एंड सभी को उसका पियानो ज्यादा कुछ खास नहीं लेकिन ओकेश लगता है। फिर यहाँ पर मिया मिस्टर गू के सामने आ जाती है तो मिस्टर गू उसे अपने सामने से हटा देते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर रनन जो है वो सितार प्ले करना शुरू कर देती है और यहाँ पर सभी लोग उसकी इस म्यूजिकल कॉर्ड को सुनकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और जाकर उसे इसका ऑटोग्राफ भी मांगने लग जाते हैं। लेकिन मिस्टर गू यहाँ से रनन को लेकर चले जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम तो बड़ी टैलेंटेड निकली, बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। तो फिर एलन कहते कि मेरे बाकी के पैसों को अगर तुम माफ कर देगे तो ठीक रहेगा एंड मिस्टर गूस की बातों को मान लेते हैं। फिर बाद में वो लोग यहाँ पर नाइट क्लब में चली जाते, जहाँ फिर एलन डांस करने लगती है। तो फिर कई सारे लोग उसे अप्रोच करने लगते, लेकिन मिस्टर गू यहाँ पर उसे मार्जी में लेकर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर लोग ड्रिंक करते करते अपनी ढेर सारी बातों को शेयर करते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट वो शूटिंग की साइड पर चली जाती है, जहाँ पर मास्टर के चेले आए होते हैं, जो कि मास्टर को मास्टर बुलाते क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके मास्टर कभी कोई मास्टर हो सकता है। एंड यहाँ पर वो लोग रनन पर डाउट करने लगते, लेकिन यहाँ पर रनन उन्हें अपनी स्किल्स दिलाती है, जहाँ पर उनका डाउट सॉल्व हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो घर पे आती है, जहाँ पर उसका बहुत बैक पेन हो रहा था। तो फिर हम यहाँ पर एक नए कैरेक्टर को देखते हैं, जी को, जो कि पास लाइफ में रनन का भाई था एंड यहाँ पर वो रनन को मसाज देने लगता है, लेकिन रनन जैसे ही आंखें खोलती है वो शॉक हो जाती है। एंड इस लाइफ में जी जो है वो इस बार मिस्टर गो का भाई बनकर आया हुआ है, यानी कि स्टेप ब्रदर। तो फिर वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है और तो यहाँ पर उन दोनों में बहस भी होने लगती है, जहाँ पर जी को अपने डैड के प्रॉपर्टी में से हिस्सा, शेयर में से हिस्सा और कंपनी से हिस्सा चाहिए था। लेकिन मिस्टर गो साफ साफ क्लियर बोल देते हैं कि तुम्हारा इसमें कोई योगदान नहीं रहा है, कंपनी को मैंने आगे बढ़ाया है, ये सारी चीजें डैड ने खुद से बनाई है और विल मेरे नाम पर जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ।
यहाँ पर तो वो लोग हाथ पैर से भी फाइट करना शुरू कर देने वाले थे, लेकिन रानन की वजह से वो लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। इसके बाद में रानन यहाँ पर सो रही थी तो उसे पास्ट लाइफ का सपना आने लगता है जहाँ पर उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, और वो समझ जाती है कि इस लाइफ में भी मिस्टर गू ही इसका हस्बैंड है। बस स्टार्टिंग में फीलिंग थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पर वो डर के बारे उठती है, मिस्टर गू यहाँ पर उसे कंसोल करने लगते हैं। रानन इमोशन होकर रोने भी लग जाती है। बस आपको क्या है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, वो मेरा स्टेप ब्रदर ही है और मैं उसे ब्रदर का टैग कभी भी नहीं लेना चाहता हूँ, और उसे तो मैं बाएं हाथ से झेल लूंगा। इसके बाद में यहाँ पर जी दूसरे दिन रानन के उस स्टोर में चला जाता है जहाँ पे वो लोग और मास्टर मिलके सभी लोगों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिया करते हैं, जहाँ पर जी को भी ये सारी चीजें सीखनी थी, लेकिन रानन मना कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर जी मास्टर के सामने बहुत सारे पैसे निकाल देता है, जहाँ पर मास्टर वो पैसे को देखकर लालची हो जाता है क्योंकि उसे अपने इस कंपनी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी थी और नॉर्मली वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। तो वो रानन को समझाने लगता है एंड रानन उसे हाँ बोल देती है। बाद में वो उन पैसों से इक्विपमेंट भी लेकर आ जाता है। फिर बाद में जी जब ट्रॉली बैग लेकर आ रहा होता है तो वो जानबूझकर खुद ब खुद नीचे गिर जाता है ताकि रानन को उसके लिए बुरा लगे और वो आकर उसके ऊपर हेल्प करने लगे और वो उसे पिटी भी करने लगे। यहाँ पर रानन को उसे गिरता देख पास की बातें याद आने लगती है कि जी और वो पास लाइफ में कितने ज्यादा क्लोज थे एज ए ब्रदर एंड सिस्टर। फिर बाद में यहाँ पर जी उसे मदद मांगता है, ये कहते हुए कि मेरे भाई ने ही मेरे पैरों को तोड़ा हुआ था, इस वजह से वो अभी तक हील नहीं हुआ है, तो मुझे लगा कि सिस्टर इन लॉ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। रानन कहते कि पहली बात मुझे सिस्टर इन लॉ बुलाना बंद कर दो, तुम्हें ये हक किसी ने भी नहीं दिया है, और रही हेल्प की बात तो खुद ब खुद उठ जाना। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर वो गेट बंद कर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है कि मिस्टर गोस का रियल हस्बैंड नहीं होता। यहाँ पर जाओ नाम का एक आदमी आता है जो कि रानन को देखकर उसकी वाइफ बुलाने लगता है और इसके पास की सारी बातें बताने लगता है। रानन यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम भी मेरे हस्बैंड हो, और वो उसे सारे प्रूफ बता देता है। जहाँ पर रानन कहते हैं लेकिन तुम तो किसी और के बॉडी में हो और बाकी के लोग तो सभी अपने बॉडी में ही है। तो फिर वो उसे कहता है कि हाँ मेरी बॉडी स्विच हो गई थी और मैं अपनी बॉडी में वापस जा सकता हूँ अगर तुम इंसान को मार दो तो। यहाँ पर रानन उस इंसान को मारने की बात से बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। फिर बाद में रानन यहाँ पर मिस्टर गोस से मिलती है। इसके बाद में रानन वहीं पर खड़े होकर सोच रही होती है। मिस्टर गोस से बोलने लगते कि इतनी रात हो गई तुम्हें डर नहीं लगता, अगर किसी ने तुम्हें कुछ कर दिया तो चलो मेरे साथ घर पर। लेकिन रानन यहाँ पर घर जाने से साफ साफ मना कर देती है। मिस्टर गू को लगने लगता है कि कहीं जी नहीं तुम्हें कुछ कहा होगा। रानन से बोलने लगती है कि इतना टाइम हो गया कभी तुम्हें मुझ पर शक नहीं गया कि मैं तुम्हारी रियल वाइफ नहीं हूँ। यहाँ पर गुगा को समझ नहीं आ रहा था। फिर रानन उसे सारी बातें बताने लगती है। मिस्टर गू कहता है कि हाँ माना मैंने कि तुम प्रिंसेस कीरा हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड होऊंगा, मैं भी तुम्हारा रियल हस्बैंड हूँ। मुझे थोड़ी बहुत मेमोरीज याद तो है लेकिन पूरी की पूरी नहीं। रानन यहाँ पर उसके साथ झगड़ने लग जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर जी आ जाता है अपने कार्ड्स को लेकर एंड कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये कंपनी किसके नाम पर होगी और तुम्हें आज कौन बचा सकता है। तो फिर बाद में मिस्टर गू जी से बोलने लगते हैं कि अगर तुम मेरे बड़े भाई हो तो याद रखो मैं तुम्हारा छोटा भाई भी हूँ, हम थोड़ा तो ब्लड एक दूसरे का सेम है ही, तो फिर मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। एंड यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को बुला देता है जिसके हाथों में गन भी होता है एंड इसके सामने जी के बॉडीगार्ड्स फेल हो जाते हैं। फिर बाद में जी वहां पर गुस्से से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेके घर आ जाता है और उसे घर के बाहर जाने से मना कर देता है। रनन कहते कि मैं पूरा टाइम घर में बंद नहीं रह सकती, या तो मैं से खुद ही समझाने लगती कि मैं तुम्हारे लिए कर जाऊँ। इतनी में असीसी ने एक पूरी खबर लेकर आ जाता है। मिस्टर गू यहाँ पर रनन को घर में रहने के लिए कहता है और वहां से चले जाते हैं और उस इमरजेंसी को सॉल्व करने के लिए। एंड मिस्टर गू सी से मिलने लग जाते हैं। बिल्कुल सिंह यहाँ पर उसे सारी बात को बताने लगता है। मिस्टर गू यहाँ पे जी से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि मेरी डैड की मौत किस वजह से हुई थी। मेरे पास सारे के सारे प्रूफ है, लेकिन तुम्हारी मॉम ही यहाँ पर आई थी जिन्होंने मेरे पैरों में रोकर गिराया था ताकि मैं तुम्हें जेलों के पीछे ना भेजूं। इस वजह से मैं अभी तक चुप हूँ, लेकिन अगर मैंने पुलिस को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए तब तुम्हारा क्या होगा। जी यहाँ पर कहने लगता है कि जाओ ये तो तुम्हारी मरती हुई बॉडी उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स देगी या फिर तुम्हारी आत्मा, मैं भी ये देखना चाहता हूँ। साथ साथ यहाँ पर वो उसे एक फोटो बताता है जिसके अंदर रैनन थी एंड रैनन यहाँ पर जार के साथ में थी। बस गो वो साफ साफ कह देता है कि कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मेरा आदमी जो है वो रैनन के साथ में है और वो रैनन को चुटकियों में ही खत्म कर सकता है। फिर बाद में यहाँ पर वो मिस्टर गू को चेहरे से बांध देता है। दूसरा यहाँ पर हम रैनन को देखते हैं, जा को देखते हैं। जा यहाँ पर रैनन का ब्रेन वॉश कर रहा होता है कि किस तरीके से उन्हें मिस्टर गू को मारना पड़ेगा, तब जाके जा उनका रियल हस्बैंड मिस्टर गू की बॉडी में आ पाएगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसी लोकेशन पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसे चेयर से बांधा हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर जाओ जो है रैनन को चाकू दे देता है।
तुम्हें मेरी जिंदा रहने के लिए इसे मानना पड़ेगा, वरना मैं उसकी बॉडी में कभी नहीं जा पाऊंगा और मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर रैंडन को चाकू दे देता है, जहाँ पर रैंडन धीरे धीरे मिसगू के करीब जाने लगती है। मिसगू से कहने लगता है कि क्या तुम सच में मुझे मारना चाहोगी। रैंडन को वो सारी पास मेमोरीज याद आने लगती है जो कि इसने मिसगू के साथ वो गाई हुई थी। फिर यहाँ पर बात वो रैंडन बोलने लगते कि हाँ, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो कि मेरे हस्बैंड है और इसके अलावा और कोई भी नहीं। तो फिर मिसगू कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा है तुम कर सकती हो और मुझे अभी के अभी यहाँ पर मार सकती हो। और रैंडन यहाँ पर चाकू जो है वो मिसगू को नहीं बल्कि यहाँ पर जी के ऊपर लगा देती है एंड कहती है कि मुझे अच्छे से पता था ये सारी की सारी चाल तुम्हारी होगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड कभी भी किसी को इतना हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता। भले वो खुद मर जाएगा लेकिन वो किसी भी ऐसे इनोसेंट लोगों को मरने नहीं दे सकता। फिर बाद में यहाँ पर जी जो है वो इशारे करने लगता है जा को, और दूसरे यहाँ पर हमारे मिसगू बड़े चालाकी से रोप को ओपन करने लगते हैं। जा यहाँ पर रैंडन को मारने वाला था लेकिन मिसगू आ जाता है जिनके सर पर चोट लग जाती है एंड तब जाकर मिसगू को अपने पास लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। तो फिर वो रैंडन को एक एक करके साइड से बताने लगते हैं और रैंडन को बिलीव होता है कि मिसगू ही उसका रियल हस्बैंड है। दूसरे यहाँ पर जी होता है जो कि इन ड्रामा वाली चीजों को लेकर बड़े मजाक उड़ा जाता है एंड कहने लगता है कि तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो चुके हो, लगता है तुम सभी को मुझे एक रियलिटी चेक देना ही पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर वो उन्हें मारने वाला था कि इतने में बॉडीगार्ड आ जाता है जो कि जाओ को गोली मार देता है और ढेर सारे बॉडीगार्ड यहाँ पर आ जाते हैं जो कि ग्रैंडपा के साथ आए होते। ग्रैंडपा भी यहाँ पर जी पर चिल्लाने लगता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ याद नहीं है और तुम ये सभी गेम के मास्टर हो। फिर बाद में यहाँ पर मिसगू जो है वो तो सारी बातों से बनाने लगते हैं, जहाँ पर अपने जितने ग्रजेस होते हैं वो जी निकालने लगता है एंड कहता है कि पास्ट लाइफ में भी मुझे मेरी डायनेस्टी नहीं मिल पाई और इस लाइफ में मैं वापस से पीछे रह जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। मिसगू यहाँ पर कहते हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें सारी तुम्हारी गलती है और वो पास्ट वाली बातें उसे बताने लगते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमें पास्ट का सीन नहीं बताया जाता है जहाँ पर रैंडन खुद ब खुद ग्रैंडपा के पास गई थी ये कहने के लिए कि मैं चाहती हूँ इस पूरे डायनेस्टी का कोई प्रिंसेस या फिर क्वीन नहीं बल्कि एक किंग होना चाहिए जो कि मेरा भाई होना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि आप ये डायनेस्टी मेरे भाई के नाम कर दो ताकि वो सबको इक्वली ट्रीट कर पाए। एंड यहाँ पर ये सारी बात सुनते ही जो जी है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे समझ आने लग जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे हमेशा से लगता आ रहा था कि उसकी बहन और उसका हस्बैंड ही उसके सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन उसकी बहन ने तो उसे सारी चीजें पहले से दी ही दी थी, इस बात की खबर उसे दी ही नहीं। एंड यहाँ पर उसे बहुत गिल्टी फील होने लगता है जहाँ पर वो चाकू लेकर खुद को ही मार देता है एंड रैंडन यहाँ पर उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन जी उसे बचाने से मना कर देता है एंड कहता है कि अगर तुमने मुझे बचाया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी गिल्ट में जी लूंगा, इससे अच्छा है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हारा एक अच्छा भाई लेकर जन्म लूंगा और अच्छा भाई भी बनकर बताऊंगा। इसके बाद में यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर रैंडन और मिसगू वॉक कर रहे होते। मिसगू यहाँ पर रैंडन से माफी मांगते हैं ये कहते हुए कि मुझे माफ कर देना, इस बार मुझे तुम्हें पहचानने में कुछ ज्यादा ही देरी हो गई, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हर एक लाइफ में सबसे पहले तुम्हें पहचानूंगा और तुम्हें परस्यू करूंगा और तुम्हारे ही साथ रहूंगा। फिर इसी खुशी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।